अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स और कुछ उसके क्वेश्चंस जो थे वो अटेम्प्ट कर लिए थे। ठीक है। आज मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा और उसके बाद फिर ये है कि नेक्स्ट वीक हम लोग कम्प्लीटली पास्ट पेपर्स के ऊपर फोकस करेंगे और सिर्फ पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करके काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है इंशाल्लाह वो वाइंड अप कर देंगे। देखता हूँ कि अगर आज काइनेमेटिक्स का ये थियरी पोर्शन मुकम्मल हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा डिटेल्ड है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल्ड है। अच्छा भाई, to start off with the idea of projectile motion is, in simple terms, is actually a 2D motion. 2D motion से मुराद कि आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर साइमल्टेनियसली मूव कर रहा होगा। मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा, पीछे भी आ सकता है, इसी तरह अपवर्ड भी जा रहा होगा और नीचे भी आ सकता है। तो एक्स और वाई दोनों मोशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, डायमेंशंस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो पाती। प्रोजेक्टाइल की जो खास बात है 2D मोशन है और इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता तो आप उसको 1D ट्रीट कर सकते हो। सही, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता, ये कर्वेचर में होता है, आपके पास कर्विलीनियर मोशन होगा। सही, तो ये एक मेजर चीज है। अब हमारे पास दो एक्सिस निकलते हैं, एक्स और वाई। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी चीज को अगर फेंका जाए या प्रोजेक्टाइल मोशन कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करे तो उसके लिए जरूरी ये है कि उस ऑब्जेक्ट को दो डायरेक्शंस में वेलोसिटी प्रोवाइड हो। अगर हम यहाँ देखें, सॉरी, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस भी आ जाएगा और हमारे पास वाई एक्सिस भी आ जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्स और वाई दोनों डायमेंशंस के अंदर कोई वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए, उस केस के अंदर जो वो मूवमेंट प्रोवाइड आप कह लो कि प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे मैंने कोई बॉल थी, उसको मैंने थ्रो किया। से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉल थी मिसाल के तौर पर। तो लाजमी सी बात है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक एंगल के ऊपर फेंकेंगे तो ये एक्स में भी इसमें वेलोसिटी है, तो इसके अंदर टेंडेंसी एक्स एक्सिस पे मूवमेंट की भी है और इसकी वाई में भी वेलोसिटी है, तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये आगे भी बढ़ रहा होगा और ऊपर की तरफ भी जा रहा होगा। लेकिन जिस प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि भाई इट्स अ 2D मोशन एंड मोशन इज अंडर ग्रेविटी। मोशन इज अंडर ग्रेविटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को आपने फेंका तो है, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स लाजमी लग रही होगी और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट शुरू करेगा तो वो ऊपर जाते जाते एक पीक अटेन करेगा। ठीक। और इस पीक के बाद उसकी रिटर्न जर्नी समझने शुरू हो जाएगी। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इस पीक के बाद उसकी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी और बिल्कुल कह लो कि सिमेट्रिक होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया आपको कि मैंने हाफ पोर्शन बनाया और उसकी सिमेट्री पे दूसरा हाफ जो है वो क्रिएट कर दिया, तो बिल्कुल एक सिमेट्रिक पोर्शन था। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे वापस आके ग्राउंड के ऊपर लैंड कर सकता है इस तरह से।
तो ये जो पाथ है ना इस मूवमेंट का, इस पाथ को नाम दिया जाता है ट्रेजेक्ट्री। सही। और इस ट्रेजेक्ट्री का जो शेप है वो है पैराबोलिक। पैराबोला एक शेप होता है, कर्वेचर में कहा जाता है। ये जो शेप बनता है इसका पैराबोलिक शेप बनता है। और ट्रेजेक्ट्री जो होते हैं इसके पाथ को बोलते हैं, जो रास्ता इसने अपनाया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए। तो इस ऑब्जेक्ट की जो फॉरवर्ड मोशन थी वो उसकी वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट की वजह से थी। उसकी वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में एक इफेक्ट था। और जो उसकी वर्टिकल मोशन थी वो उसकी वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की वजह से थी। इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट में या वाई डायरेक्शन में भी इफेक्ट था, क्योंकि वो एंगल पे थी ना उसकी वेलोसिटी। उसका एक्स में भी इफेक्ट है और उसका वाई में भी इफेक्ट। और अब यहाँ से मालूम भी कर सकते हैं कि अगर ये वेक्टर है, मिसाल के तौर पे वेलोसिटी का, सही, और इसका कोई ना कोई एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एक्स वाला कंपोनेंट, ये वाई वाला कंपोनेंट। और आप निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। ठीक, क्योंकि अगर आप अज्यूम करें तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इधर भी ड्रॉ किया जा सकता था। ठीक, तो मैं इसको इधर भी ड्रॉ कर सकता था। तो ऑल्दो ये वी एक्स है और ये वी वाई है, लेकिन एक ट्राइडेंगल ट्राइंगल बनाने का मकसद मेरा यहाँ पे ये था ताकि मैं आपको ये बात समझा सकूं कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस वेलोसिटी का एक्स में इफेक्ट और इस वेलोसिटी का वाई में इफेक्ट मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखें तो ये वी जो है हमारा हाइपोटेन्यूस, वी एक्स हमारा बेस और वी वाई हमारा परपेंडिकुलर। तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूं, cos थीटा इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा वी एक्स अपॉन वी। तो वी एक्स हो जाएगा वी cos थीटा के बराबर। और इसी तरह अगर मैं sin थीटा अप्लाई करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मेरे पास परपेंडिकुलर में वी वाई है अपॉन वी, तो वी वाई हो जाएगा वी sin थीटा के बराबर। तो मुझे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी पता चल गया। मैं पता लगा सकता हूँ कि एक्स में वो किस स्पीड से मूव कर रहा होगा और वाई में वो किस स्पीड से मूव कर रहा होगा। ये चीज़ आप मालूम कर सकते हो बआसानी। सही, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर्स पर सेकंड थी और जिस एंगल पे फेंका गया उसे वो 60 डिग्री का एंगल था। सही, 60 डिग्री के एंगल पे फेंका गया और 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि भाई 5 cos 60, सही, 5 cos 60 इज अराउंड 0.866 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं, 5 cos 60 इज 2.5। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस में 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा होगा। और 5 sin 60 अगर हम लिखें y कंपोनेंट निकालने के लिए, 4.33 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी जो y एक्सिस पे मूवमेंट होगी जिसकी स्पीड है वो
4.33 मीटर्स पर सेकंड की। तो आप प्रोजेक्टाइल के अंदर ये मालूम कर सके कि भाई जो ऑब्जेक्ट आपने फेंका किसी एंगल के ऊपर, उसकी एक्स में क्या स्पीड है और उसकी वाई के अंदर क्या स्पीड है। दोनों डायरेक्शंस के अंदर आपको उसकी स्पीड का अंदाजा हो गया। अब जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो इसमें हम दो अजम्पशंस लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, ज़रा वेट कर लेते हैं, 7:35 पे हम दोबारा रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, the last thing that we all discussed was the regarding the idea of this projectile motion ना, कि भाई इस तरह की ट्रेजेक्ट्री हमारे पास यहाँ पे बन के सामने आ रही होती है। अच्छा, अब जब भी आप प्रोजेक्टाइल के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, there are two things that you need to keep in mind. Number one, there is one assumption over here that you can say we take to make things easy. The assumption is there is no air resistance at all. हालांकि in reality ऐसा होता नहीं है, you definitely have some air resistance, लेकिन हम ये assume कर रहे हैं कि भाई we have no air resistance at all. बस किसी किस्म की कोई air resistance नहीं है, कोई restriction to motion नहीं है। तो ये वाली सारी सबसे पहली बात तो हम ये assume करते हैं। अच्छा, इस assumption का एक अफेक्ट होता है। उसका अफेक्ट ये होता है कि जब हम ये assume करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस बॉल की वेलोसिटी में या उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई लॉस नहीं आएगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। सही, सिर्फ एक मामला चल रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बन रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक बन रही होगी। बस ये जो है सिलसिला वो चल रहा होगा, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, बस ये घूमता रहेगा। क्योंकि जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो इट विल बी पोटेंशियल, जब वो वापस नीचे की तरफ आ रही होगी तो इट्स गोना बी काइनेटिक। तो मूवमेंट आपके पास इस तरह से हो रही होगी। अच्छा, दूसरी बात जो इस नो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्ट आता है वो ये है कि चलो वर्टिकल डायरेक्शन में तो समझ में आ रहा है भाई, ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हुए स्लो हो रहा है। वो स्लो क्यों होता है भाई? ग्रेविटी के अंडर मोशन है। सही। अब लाजमी सी बात है, जब when there is motion under gravity, तो gravity is trying to pull everything down. सही, gravity is trying to pull everything down, वो नीचे की तरफ उस चीज को एक्सेलरेट कराने की कोशिश कर रही है। तो इसका नतीजा ये होता है कि भाई आपका सिस्टम जो है वो अपनी वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। ऊपर की तरफ फेंका है तो वो स्लो होगा। जैसे एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंको तो आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, स्लो होते हुए उसकी स्पीड 0 हो जाती है और फिर वो नीचे की तरफ दोबारा गिरना शुरू होती है, जिससे उसकी स्पीड में दोबारा इंक्रीमेंट आता है। तो वर्टिकल का चेंज तो चलो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होती। देयर इज नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में उसके ऊपर कोई इफेक्ट डालने वाला कोई कंपोनेंट, कोई चीज ही नहीं है। एक्स एक्सिस के अंदर कोई फोर्स ही नहीं लग रही जो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस चेंज कर सके ना। तो देयर इज नो चेंज ऑफ वेलोसिटी along the x axis, or should I say there is no change on the x component of velocity. There is no change in the x component of velocity. देखो शहीर, सिचुएशन ये है कि आपकी वेलोसिटी का जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्रिएट हुआ है उसमें चेंज सिर्फ तब आ सकता है जब आपके पास एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रही हो। सही है, कोई भी फोर्स हो एक्स एक्सिस के अंदर अगर लगेगी तभी वो एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। अब सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो एयर रेजिस्टेंस ना होने की वजह से एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी ऐसी फोर्स नहीं लग रही जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सके। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी एक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वी वाई चेंज होगा, उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है। और यहीं से दूसरी असम्पशन आती है कि द ओनली फोर्स एंड हेंस acceleration is due to gravity.
जो वाहिद फोर्स आपके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी वो ग्रेविटी की वजह से हो, यानी उसका वेट। वेट के अलावा इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगेगी और वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो वो ऊपर जाने के नतीजे में स्लो हो रहा होगा, स्लो होते होते एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वो सारी चीजें उस पर एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, यू वेलकम। The only force and hence the acceleration is due to gravity, which is in the vertical direction. अच्छा, इसकी वजह से उसके वी के अंदर, मतलब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, उसके वी के अंदर भी डिक्रीमेंट आएगा ऊपर जाते हुए, और जब वो नीचे गिर रहा होगा तो वो इंक्रीज होगा। तो हम ये चीज यहाँ कह सकते हैं कि भाई इसका जो इफेक्ट आता है इस बात का वो ये आता है कि भाई वी डिक्रीजेस एज ऑब्जेक्ट राइजेस, और वी इंक्रीजेस एज ऑब्जेक्ट फॉल्स। ये दो बातें आपके पास यहाँ पे नजर आती हैं आपको। अच्छा, एक चीज और जो मैं चाहूंगा कि आप अपने जहन में रखना कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ना ये मत समझना कि बॉल को जब फेंका गया तो शुरू में तो उस पर कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी। तो हम असल में अज्यूम करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको हम एनालाइज करना शुरू करते हैं ना, अब ये समझ के एनालाइज करते हैं कि बस उस पर लग चुकी है फोर्स और उसे फेंक दिया गया है। अब वो सिर्फ और सिर्फ जितनी मोशन परफॉर्म करेगा वो ग्रेविटी के अंडर परफॉर्म करेगा। इसका जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर आया ही ग्रेविटी की वजह से है। अगर ये ग्रेविटी ना एग्जिस्ट करती तो ये जाता ही चला जाता, बहुत दूर जाता चला जाता, सीधा निकल जाता। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसमें मूवमेंट अगर आप हमें थोड़ी सी बना के दिखाएं मुख्तलिफ केसेस में, तो मैं इसको जरा कॉपी कर लूं। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री बनाई गई है, ये मिसाल के तौर पे बहुत आइडियल सिचुएशन के लिहाज से वी एक्स और वी वाई परफेक्ट प्रोजेक्टाइल विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अगर कोई बोलता है कि सर चले मान लेते हैं कि भाई ग्रेविटी भी नहीं है ना कहीं पे, तो क्या होता अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता? अगर किसी जगह ग्रेविटी नहीं होती और मैं एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से एक एंगल पे फेंकता तो क्या होता? तो मैं उस वक्त सिचुएशन ये होती कि आपने उस ऑब्जेक्ट को जिस एंगल पे फेंका होता वो उसी डायरेक्शन में निकल जाता। एक मिनट रुकिएगा। तो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाता। इफ देयर वाज नो ग्रेविटी एंड नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर ये जो बना हुआ है इसमें ये है कि भाई इफ वी हैड जस्ट नो एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी तो है लेकिन एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब व्हाट इफ ग्रेविटी भी होती है और एयर रेजिस्टेंस भी होती, तो ट्रेजेक्ट्री कैसी बनती? सही, ग्रेविटी भी है और एयर रेजिस्टेंस भी है, तो उस केस में आपके पास ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी ये देख लो। उस केस में ट्रेजेक्ट्री कुछ यूं होगी। ये वाला मामला होता, सिमेट्री खत्म हो जाती, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता
उसके आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अब डिक्रीज होना शुरू हो जाता। सही, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। और ना वो बहुत ज्यादा हाइट गेन कर पाता, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होती हीट की फॉर्म में उसकी। पहले तो कहीं लॉस नहीं हो रहा था, बस काइनेटिक पोटेंशियल बन रहा था, तो अच्छी हाइट गेन हो गई थी। लेकिन इस बार जब वो मूव कर रहा था तो उस मूवमेंट के दौरान उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में ज़ाया भी हो रही होगी। तो ना वो मैक्सिमम हाइट अचीव हो पाएगी, ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अचीव हो पाएगा। सही है, वो पहले ही गिर जाएगा, और ट्रेजेक्ट्री भी जो है आपकी वो सिमेट्रिक नहीं हो। सही, द वेलोसिटी इन द एक्स एक्सिस विल स्टार्ट टू डिक्रीज। सो ये जो केस है, इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस भी है और इसमें ग्रेविटी भी है, दोनों बातें। सही, ये वो सिचुएशन होती है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई वेव्स डिक्रीजेस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एनर्जी लॉस, सो लेस हाइट गेन्ड। बोल दो। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक कोई अब तक कंफ्यूजन? अभी इसके अंदर मैं और डिटेलिंग ऐड करूंगा, लेकिन जो बातें बताई हैं अगर उसमें किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। चले, अगर सवाल नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ट्रेजेक्ट्री हमने बनाई थी मैं उसी के ऊपर थोड़ी सी अब और डिटेलिंग करूंगा। सही, ये हमारी आइडियल जो ग्राफ है हमारा, ये वही ड्रॉ हुआ हुआ है। इसको ये है कि थोड़ा सा अब हम अपने हिसाब से जो है वो बनाएंगे। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका होता है तो उसकी यकीनन कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन आपके पास वी एक्स और वी वाई में क्या फर्क पड़ना चाहिए। सही, तो लेट मी मार्क सम पॉइंट्स ओवर हियर। ये हमने उस बॉल के डिफरेंट लोकेशंस जो है वो मार्क कर दिए। अब इसी के अंदर मैं इसके एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट शो करूंगा। तो देखो ये आइडियल सिचुएशन थी, इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। तो इट डजेंट मैटर वेयर ऑब्जेक्ट इज, उसका जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो अनचेंज रहता है। उसमें ना इंक्रीमेंट आएगा ना डिक्रीमेंट आएगा। तो जितना वो स्टार्ट में था उतना ही आपको वो आखिर के अंदर भी मिलेगा। So Vx over here is same at every point. See, there's no change in Vx. Even though when your object hits the ground, still at that point you have the same value in the x-axis. See, कोई चेंज नहीं आ रहा होगा आपके पास। लेकिन वही y के अंदर
यकीनन आपको डिफरेंस मिलेगा। सही, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वी वाई विल बिगिन टू डिक्रीज ऑल द वे डाउन टू जीरो। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा वी वाई, और हाइट पे जाएंगे और कम हो जाएगा। सही है, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वी वाई जीरो हो गया, या आप मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुके हैं। इससे ज्यादा प्रोजेक्टाइल में आपका ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि जब मैक्सिमम हाइट अचीव होगी तो वी एक्स तो होगा, लेकिन वी वाई आपका जीरो हो चुका होगा। अब यहाँ से उस ऑब्जेक्ट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट की है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अब आपके पास वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी वापस। जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी विल स्टार्ट टू इंक्रीज, और उतनी ही होगी जितनी वो ऊपर जाते हुए थी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो उसकी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी उस वक्त, तो अभी उसी लोकेशन पे जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी अभी भी 4 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी होगी। बस फर्क ये होगा कि अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। सही, तो ये आपके पास वी वाई, ये वी वाई, बस ऊपर जाते हुए ये पॉजिटिव है और नीचे आते हुए ये नेगेटिव है आपके पास। अच्छा, इसी तरह से जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस वक्त वी वाई जो है वो बिल्कुल पहले वाले जितनी वेलोसिटी थी उसी के बराबर होगा। सही, क्योंकि एनर्जी लॉस तो हुई नहीं है, तो एनर्जी रिगेन हो चुकी है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई वी एक्स जो था वो 4 मीटर पर सेकंड था, तो वो शुरू से आखिर तक 4 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा आपको। लेकिन वी वाई जो है, इट माइट स्टार्ट ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड, ये रिड्यूस होगा 3 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, ये जीरो हो गया। फिर नीचे आना शुरू हुआ तो फिर दोबारा -1 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड। अगर उसी हाइट पे ऑब्जेक्ट आके गिर रहा है तब की बात बता रहा हूं। तो इस तरह से आपके पास उस पूरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी का प्रोफाइल है वो बन के सामने आता है। एक्स एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट मूव करता है आगे, उसको वैसे तो टेक्निकल टर्म्स में रेंज बोला जाता है, लेकिन अगर आप कुछ ना भी बोले उसको अलग से तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये डिस्प्लेसमेंट है। सही, ये रेंज कहलाती है कि भाई कितना आगे जाके वो गिरा है। इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता था, या एस, और सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। तो इस वेलोसिटी प्रोफाइल को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है इसके अंदर, तो आप पूछ लीजिए मुझसे।
प्रोजेक्टाइल मोशंस को कॉमनली ऑब्जर्व बताऊं किस तरह किया जाता है। जैसे अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आपने फुटबॉल को ग्राउंड के किसी एक कॉर्नर से किक किया, तो जो ट्रैक आपकी फुटबॉल फॉर्म करता है वो एक जनरल प्रोजेक्टाइल होता है। इसी तरह आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने बैट से बॉल को हिट किया, तो इवन वो भी जो मूवमेंट होती है आपके पास, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है कि आपने एक फोर्स अप्लाई कर दी और वो बॉल ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करता हुआ, प्रोजेक्टाइल फॉर्म करता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाके गिरा। गोल्फ के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। गोल्फ के अंदर प्रोजेक्टाइल बनाया जा रहा होता है। सही, आप चीज को फेंकते ऐसे कि वह प्रोजेक्टाइल बना के आगे जाके गिरे। सही। जितने भी आपके कह लो कि उसमें ओलंपिक्स वगैरह के अंदर डिस्क की थ्रोइंग होती है, या आप जिसको उसको मेरे जहन से मेरा नाम निकल रहा है, मुझे एक रॉड फेंकी जाती है ना, मेरे जहन से उसका नाम बिल्कुल इस वक्त स्किप हो रहा है। जैवलिन, यस एग्जैक्टली। तो उसमें भी जब आप इसको थ्रो कर रहे होते हो, जैवलिन थ्रोस वगैरह के अंदर भी यू फॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तमाम चीजें आपके पास जनरल प्रोजेक्टाइल्स के थ्रू ही अंडरस्टैंड हो रही होती, लेकिन सिंपल प्रोजेक्टाइल नहीं होता। उसकी वजह यही है कि उसमें एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होती। लाजिम बात है, आप अर्थ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस है, आप अच्छा प्रोजेक्टाइल बनाते हैं। इवन जो आपके बॉम्बर प्लेन्स होते हैं, मैं मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बॉम्बर प्लेन्स की बात कर रहा हूँ जो बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हुए जो है वो समझते हुए ड्रॉप करते हैं बॉम्ब। कि भाई मिसाल के तौर पे कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई प्लेन है, इसको मैं बना दूं जरा। सही, अज्यूम कीजिए ये बॉम्बर प्लेन है। सही हो, जैसा भी है अभी फिलहाल यही है। सो द बॉम्बर प्लेन इज मूविंग इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर उसे बॉम्ब जो है वो किसी पॉइंट पे ड्रॉप करना है, तो उसके ऊपर जाके ड्रॉप नहीं करेगा। मतलब अगर उसे इस पॉइंट एक्स के ऊपर जो है वो बॉम्ब ड्रॉप करना है, तो उसका टास्क ये नहीं है कि वो जब एक्स के ऊपर पहुंचे था बॉम्ब ड्रॉप करे। नहीं, वो यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप करेगा। क्योंकि जब वो यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप करेगा, तो जो बॉम्ब उसने रिलीज किया है, एक तो उस बॉम्ब की वर्टिकल वेलोसिटी बनेगी गिरने के बाद, और दूसरा उसकी कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। तो स्ट्रेट नहीं गिरेगा वो बॉम्ब, ऐसे जाके गिरेगा। सही, वो इस तरह से जाके बॉम्ब ड्रॉप होगा। क्योंकि जो बॉम्ब था उसको एयरप्लेन की वजह से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई थी पहले से, तो उसको वर्टिकल ड्रॉप नहीं किया जा सकता था कि भाई एक्स पे पहुंच के ड्रॉप करता, यानी अगर वो यहाँ से ड्रॉप करता तो ये पूरी चीज आगे की तरफ जाके कहीं गिरती, पर एक्स पे बॉम्ब ड्रॉप नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए बॉम्बर प्लेन्स के अंदर भी ये चीज देखी जाती है। तो ये इज द प्रोजेक्टाइल ऑफ अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एयरप्लेन। सही ना। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे शेप्स आ सकते हैं। आप अगर वैसे देखें तो भाई जैसे मैंने ये दिखाया, एक शेप ये हो सकता है प्रोजेक्टाइल का कि आपने उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस से फेंका, सही, और वो वर्टिकल किसी जगह पे आके गिर रहा हो। सही ना। तो यहाँ पे इफ समथिंग इज थ्रोन फ्रॉम हियर और आप उसे हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, सही, थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो ये आपका हाफ प्रोजेक्टाइल है एक तरह से, कि बॉल जो है वो इस तरह से जाके गिरेगी। तो इसका Vx तो होगा, लेकिन इस वक्त इसका Vy 0 होगा। तो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। सही। तो ये चीज जो है अक्सर समझाई जा रही होती है। इसी तरह इसका रिवर्स ही पॉसिबल है। अगर आप कोई चीज फेंक रहे हैं और वो जाके इस तरह आके किसी वॉल से स्ट्राइक करती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, तो अभी भी इसकी Vx की तो वैल्यू होगी, लेकिन इसका Vy 0 हुआ हुआ होगा। अगेन यहाँ पे उसका Vy कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन ऊपर जाके Vy 0 हो जाएगा।
यहाँ पे पहले 0 था फर्स्ट केस में, अब कोई वी वाई एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वी एक्स शुरू से आखिर तक आपके पास अनचेंज्ड है। इसी तरह से आपने किसी सरफेस पे से उस बॉल को फेंका, सही, ये लेट से आपके पास कोई हिल था, सही, और ये नीचे की पोजीशन है। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से किसी एंगल पे वेलोसिटी देते हैं तो वो ऑल द वे इस तरह से अपनी ट्रेजेक्टरी फॉर्म करेगा और यूं आगे गिरेगा। तो इस वक्त उसका वी वाई भी था, सही है, और अभी भी उसका कोई ना कोई वी वाई है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, लेकिन पहले से उसका ज्यादा होगा वी वाई, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि उसको ग्रेविटी ने स्पीड अप कर दिया है, उसका पहले के मुकाबले में ज्यादा वी वाई एग्जिस्ट कर रहा होगा। और वी एक्स जितना पहले था उतना ही वी एक्स जो है आपके पास अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक, ये आपके पास इस तरह के प्रोजेक्टाइल के अंदर भी आप बात कह सकते हो। तो वी वाई is more at B than at A। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो और ज्यादा नीचे आया तो उसने और मजीद अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यू कैन से दैट more part of potential energy is converted to kinetic, velocity उसकी बढ़ जाएगी। इस तरह से आपके पास मल्टीपल पोजीशंस जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की बन के सामने आ सकती हैं, और आप उसको वक्तन व वक्तन डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हुए एनालाइज कर सकते हो, डिफरेंट केसेस को देखते हुए एनालाइज कर सकते हो। देखिए, जब आप एनालिसिस करना शुरू करोगे तो उसमें कुछ बातें बड़ी अहम है। अच्छा, एक चीज में देख लूं, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन एनालाइज करते हैं तो हम उसको एक साथ एनालाइज नहीं कर पाते। उसका मसला यह है कि जो हमारी मूवमेंट का ट्रैक है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। हमने अब तक जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, इवन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही, वो तो खैर एक अपनी जगह एवरेज के लिए अलग हो जाता है, लेकिन इसके अलावा जो शुरू की तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास, तीनों की तीनों इक्वेशंस एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है। प्रोजेक्टाइल एक स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, प्रोजेक्टाइल एक कर्व मोशन है। तो उस पूरे कर्वेचर के ऊपर इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन नहीं लगाई जा सकती, सही, इस पूरे कर्वेचर के ऊपर, सही, इस पूरे कर्वेचर के ऊपर इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन जो है वो अप्लाई नहीं की जा सकती है आपके पास, क्योंकि वो ट्रैक स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, कर्व है। तो हम क्या करते हैं कि ऑल्दो ट्रैक हमारा कर्व होता है, लेकिन हम उसको एक साथ एनालाइज नहीं करते, बल्कि उसको ब्रेक करके एनालाइज करते हैं। उसकी एक्स में मोशन अलग देखी जाती है कि भाई एक्स एक्सिस पे कितना मूव कर रहा है, क्या स्पीड है उसकी, तमाम चीजें उसकी एक्स एक्सिस की अपनी जगह, वी एक्स हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स एक्सिस के अंदर, ये तमाम चीजें अपनी जगह होती हैं। और वाई की एनालिसिस अपनी जगह होती है कि भाई वाई में उसकी वेलोसिटी कितनी है, सही है, कितनी हाइट गेन कर ली उसने मैक्सिमम, या किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उसकी क्या हाइट है किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, सही है, इस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है। तो वाई एक्सिस में एनालिसिस अलग होती है। अब देखो, एक्स और वाई स्ट्रेट लाइंस है, तो हम ये लिख देते हैं कि भाई एज इक्वेशंस ऑफ मोशन are applicable
only on straight line motions. Hence, the entire projectile is resolved along x and y axis. तो अगर कोई बोले कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ कवर हुई इसकी वैल्यू कितनी है, कोई बता दे, तो भाई नहीं, ये कोई नहीं बता सकता आपको. दिस इज समथिंग दैट नोबडी कैन फाइंड आउट कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू थी वो कितनी थी. ठीक है, क्योंकि वो कर्व ट्रैक है, उसके लिए फिर आपको इस कर्व की इक्वेशन चाहिए होगी, जो कि हमारे सिलेबस के डोमेन से बाहर चली जाती है बात. तो जब हम एक्स एक्सिस में एनालिसिस करते हैं तो कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे, और जब हम वाई एक्सिस में एनालिसिस करते हैं तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये डिस्कस करते हैं. उसके बाद फिर लेसन हम अपना एंड करेंगे. देखिए, अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन की बात करें ना, तो एक्स एक्सिस में स्पीड कांस्टेंट है. सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अहम चीज जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस की यही है कि भाई स्पीड कांस्टेंट है आपके. स्पीड अगर कांस्टेंट है एक मिनट रुकिएगा. स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये लगा दीजिए. शर्त ये है कि वेलोसिटी भी एक्स की होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स का होना चाहिए. उसकी वजह ये है क्योंकि आप एक्स एक्सिस के अंदर एनालिसिस कर रहे हो ना. तो एक्स एक्सिस के लिए ये इक्वेशन हमारी एक बस पूरा एक्सेस एनालाइज हो जाता है. वाई में एक्सेलरेशन है, सही. वाई हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही. और एक्सेलरेशन है भी कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं अज्यूम कर रहे होते. हम कहते हैं ग्रेविटी कांस्टेंट 9.81 पे एग्जिस्ट कर रही है अगर अर्थ है तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ग्रेविटी के बराबर है तो उसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी. तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम तो नहीं लगा सकते, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम तो कांस्टेंट स्पीड के लिए है. तो ये वाला फॉर्मूला तो वाई एक्सिस में वैलिड नहीं है. तो वाई एक्सिस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल होती है. v इक्वल्स u प्लस at, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as. सही. ये इक्वेशंस आप यूज कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, सारी चीजें y की होनी चाहिए, सब कुछ y का. सारी वेलोसिटी, सारी डिस्प्लेसमेंट्स, एक्सेलरेशन तो खैर है ही y में, तो उस चीज की तो बात ही रही है. लेकिन एक वाहिद चीज है टाइम. एक वाहिद चीज है आपके पास टाइम, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है. सही. आप, ये नहीं है कि भाई एक्स में होना चाहिए टाइम या वाई में होना चाहिए. टाइम ना एक्स में होता है, टाइम ना वाई में होता है. सही. टाइम ना एक्स में होता है, टाइम ना वाई में होता है. टाइम कांस्टेंट है. टाइम लिंकिंग फैक्टर है आपके एक्स और वाई एक्सिस का. टाइम इज सेम फॉर बोथ द एक्सिस. क्योंकि मूवमेंट साइमल्टेनियस है. जिस वक्त आपका ऑब्जेक्ट जमीन पे आके लगेगा तो वो आगे भी बढ़ा होगा, वो ऊपर भी गया होगा, वो नीचे भी आया होगा. उसने एक साइमल्टेनियस मोशन की है. मतलब ये थोड़ी है कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ से एक बॉल फेंकी, सही है, और वो बॉल यहाँ पे आके गिरी है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि पहले बॉल नीचे उतरी और उसके बाद आगे गई. ये थोड़ी हुआ है भाई, वो तो साइमल्टेनियसली मूव करते हुए यहाँ तक आई है.
तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यार वो आगे कितनी देर में आके गिरी, तो मैं बोलूंगा भाई 2 सेकंड। बोलेगा अच्छा नीचे कितनी देर में आके गिरी, मैं बोलूंगा भाई 2 सेकंड। एक साथ ही तो मूवमेंट हुई है, अलग अलग थोड़ी हुआ है कि पहले वो नीचे आई बॉल उसके बाद आगे जा रही है, या पहले आगे गई उसके बाद नीचे उतर रही है। तो टाइम एक्स और वाई के अंदर डिफरेंट नहीं होता। आप एक्स से निकाल के टाइम वाई में यूज कर सकते हो, आप वाई से निकाल के टाइम एक्स के अंदर यूज कर सकते हो। सही, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन अगर किसी के जहन में है तो वो पूछ सकता है, सवालात मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लो। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आज का लेसन हम यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के पास पेपर्स वगैरह है वो करवाऊंगा, ताकि उस चीज़ को हम फिर और ज़्यादा स्पेसिफाई करके और डिटेल में समझ सकें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम दोनों दिन पास पेपर्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, ताकि हमारा काइनेमेटिक्स का चैप्टर मुकम्मल हो जाए। ठीक है जनाब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।